नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, प्रोफ़ेसर एंड हेड पीडियाट्रिक्स में एम्स जोधपुर में और नोडल ऑफ़िसर हूँ। इसका दुर्लभ बीमारी केंद्र उत्कृष्ट केंद्र जो जोधपुर में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। और मिनिस्ट्री ने हम लोग को ये किया है, इसके बारे में जागरूकता करानी है, तो लोगों को और क्लिनिशियंस को, डॉक्टर्स को अवेयर कराना है। इस पर्पज़ में ये पहली वर्कशॉप हम लोग बीकानेर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि दुर्लभ बीमारी की नीति क्या है सरकार की, कैसे सरकार इनकी मदद करती है और क्या-क्या बीमारी हैं इसमें कवर होती हैं, कैसे हम इसके ऊपर फर्दर एक्शन ले रहे हैं रिसर्च के ऊपर भी और नई दवाओं के भी रिसर्च के लिए आईसीएमआर के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट था। हमने अभी तक इनको बताया कि दुर्लभ बीमारी की नीति किस तरह से कार्य करती है, उत्कृष्ट केंद्र कैसे बनाए जाते हैं, बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए और क्लिनिशियन का क्या रोल है उसमें इनके डायग्नोसिस की और हेल्प करने के लिए। जिन मरीजों का इलाज संभव है दवाइयों के ज़रिए, उनको हम वो दवा उपलब्ध कराते हैं। और जैसे इस नीति के अंतर्गत 50 लाख तक की मेडिसिन प्रति व्यक्ति जो दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, जो कन्फर्म्ड है, उसका ट्रीटमेंट उत्कृष्ट केंद्र के ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा जिन बीमारियों का इलाज नहीं है, उसमें हम सपोर्टिव केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं और इसके लिए हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है, जो इनको हेल्प करती है। यही कार्य अगर हम बीकानेर में भी कर पाएँ, बीकानेर के मरीजों को भी हेल्प कर पाएँ, सुविधा प्रोवाइड कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार भी ये चाहती है कि धीरे-धीरे करके जो उत्कृष्ट केंद्र हैं, वो अपनी सेवा का दायरा बढ़ाएँ। केवल एक टर्शियरी केयर सेंटर में रेस्ट्रिक्ट होते हुए कई और हब्स एंड स्पोक्स मॉडल पे जाएँ, जिससे कि मरीजों को घर बैठे ही स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए। तो इसी की जानकारी देने के लिए आज का ये संगोष्ठी की गई थी, वर्कशॉप की गई थी और बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे। कुछ पेशेंट्स के ग्रुप भी आए थे जिन्होंने इसके बारे में जानकारी चाहिए कि कैसी इसकी कार्यप्रणाली है और ये हमने सबको अवगत कराया है। और आशा है कि हम एम्स जोधपुर के ज़रिए इसको आगे बढ़ाएँ, बीकानेर को भी एक हब स्पोक मॉडल पे लाएँ एंड यहाँ के मरीजों की सहायता कर पाएँ। धन्यवाद। कितने लोग पंजीयन है, उनका पंजीयन का कैसे कराए, पंजीयन कैसे इलाज कराए? अभी तक हमारे जो रेयर डिजीज़ सेंटर जोधपुर का है, एनपीआरडी के अंतर्गत हमारे करीब 381 पेशेंट रजिस्टर्ड है, जिसमें हम 69 पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब ये 69 के अलावा जो बाकी पेशेंट को ट्रीटमेंट ना देने का कारण है कि उनकी दवा या तो उपलब्ध नहीं है या उतनी महंगी है कि वो उनके 50 लाख में उसका खर्चा नहीं किया जा सकता। पर इनकी हम कोशिश कर रहे हैं इनको सपोर्टिव केयर देने की। और जो हमारे 69 पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें मैक्सिमम जो पेशेंट हैं वो गौशे डिजीज़, एक जो स्टोरेज डिसऑर्डर होता है, पॉम्पे डिजीज़, एमपीएस 1 और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इसके अलावा हमारे और कुछ डिसऑर्डर हैं, ग्रुप 2 डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन के ज़रिए हम उनको हाइट बढ़ाने का, जो इसका टर्नर सिंड्रोम, ऐसी कुछ बीमारी हैं जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन काफ़ी सहायक होता है, वो दे रहे हैं। और आगे हम लोग को कोशिश है कि नई दवा आए, उनके ऊपर रिसर्च हो और उनकी इफ़ेक्टिवनेस इन मरीजों पे कारगर साबित हो, तो उनको हम इंट्रोड्यूस करके रेट कॉन्ट्रैक्ट में लाएँ। मतलब बीकानेर के कितने हैं इसमें अभी बीकानेर? बीकानेर का हम देखें तो करीब 12 पेशेंट बीकानेर से हैं, लेकिन अगर हम बीकानेर के आसपास के भी, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है, इनको भी माने तो हमारे पास कुल 54 पेशेंट्स हैं जो इस रीजन के। आउट ऑफ 381 54 पेशेंट यहाँ के हैं बीकानेर जिले में। मतलब भारत सरकार और राजस्थान सरकार इसके लिए क्या कर रही है? भारत सरकार तो ये कर रही है कि जिसमें 50 लाख प्रति व्यक्ति दुर्लभ बीमारी का डायग्नोस केसेस को देती है ट्रीटमेंट। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें एक राज संबल योजना है जिसमें कि क्राउड फंडिंग होता है और बाल संबल योजना में कोई भी पेशेंट जो दुर्लभ बीमारी 58 कंडीशन जो उसमें रजिस्टर्ड है, उसमें किसी में भी आता है, तो उसको गवर्नमेंट उनको 5,000 जो खर्च ज़रूरी इलाज के लिए चाहिए होते हैं, 5,000 पर मंथ, जिसमें कुछ मशीन वगैरह भी परचेज़ कर सकते हो, तो वो 5,000 प्रति माह दे रही है। अभी तक ये स्कीम केवल 18 वर्ष के लिए थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा के उम्र को नज़रअंदाज करके बढ़ा दी है और बड़े लोग भी इसका
अगर वो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं तो इसकी सहायता ले सकते हैं। ये राजस्थान में कौन सी दुर्लभ बीमारियां सामने आई है? राजस्थान में अभी हमारे पास 380 बीमारियां हैं जो दुर्लभ बीमारी, और जो ग्रुप 3 डिसऑर्डर्स के मैक्सिमम पेशेंट हैं, जिसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, गौशे है, पॉम्पे है, म्यूकोप्लास्टिक एक्रोडिसिस है, नीमन पिक डिजीज़ है, और ऐसे कई डिसऑर्डर हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक ग्रुप 2 डिसऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा नहीं आता तो पेशेंट कभी विजिट करते हैं या कभी अपने आप ही उसका डाइटरी एडवाइस लेके ट्रीटमेंट खुद ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये रेयर बीमारी का क्या कारण है जो आपने रेयर रेयर बीमारी का वैसे तो कारण होता है, 80% में जेनेटिक पाई गई हैं, लेकिन बाकी जो 20% में जीन्स होती हैं, लेकिन वो मल्टीपल जीन्स होती हैं जिसकी वजह से, और वो वातावरण के अनुसार उसका वातावरण अगर उनका अनुकूल मिलता है तो वो उभर के आ जाती हैं। तो ये बीमारी ज़्यादातर जेनेटिक्स होती है, और जीन्स में खराबी होने के जब हम अगर हम स्क्रीनिंग करा लेंगे अपने बच्चे का, अपने माता पिता का, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चांस है। क्योंकि अगर ये ज़्यादातर बीमारी होती है रेसेसिव होती है, जिसका मतलब है कि माता पिता दोनों से आती हैं, और अगर माता पिता में है तो 4 में से 1 बच्चे को बीमारी होने के चांस होते हैं। तो अगर हम स्क्रीनिंग कर लेंगे तो इस बीमारी को हम बचाव भी कर सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो नेक्स्ट बच्चे को हम जो गर्भ में ही पता लगा सकते हैं उसको बीमारी है कि नहीं, और फिर डिसीजन फैमिली ले सकती है कि उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ये महिला चिकित्सकों की क्या भूमिका रहती है इसमें? इसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है, क्योंकि अभी जैसे जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, तो पहले डायग्नोसिस होती थी 5-6 वर्ष में, अब इनकी बीमारियों की डायग्नोसिस बर्थ के बाद या फिर 1 साल के अंदर ही होने लगी है। ऐसे में प्रीनेटल डायग्नोसिस करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं वो इसमें एक्शन लेके, और वो ऐसे प्रोसीजर डेवलप करके और ऐसे प्रोसीजर लागू करके इनका प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब।